बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज के अहम मौज़ूआत की तरफ जाने से पहले हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो जहाज़ हैं उनके हादसात हो रहे हैं। पहले हमने देखा कि अज़रबैजान का जहाज़ गिरा और वो हादसे का शिकार हुआ। अब जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान एक तैयारा गिरा है और वो क्रैश कर गया है और उसके नतीजे में जो इतलात आ रही है उसमें तकरीबन 179 अफराद थे, 2 अमले के अफराद भी थे, 181 अफराद थे। और थोड़ी देर पहले तक जो इतलात आई थी उसके मुताबिक जो हलाक होने वाले लोग थे वो 122 से ज़्यादा थे, लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 174 अफराद के हलाकत की कर दी गई है। ये तो खैर एक इंटरनेशनल न्यूज़ थी जो हमने आपसे शेयर की, लेकिन अब हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में अपने अहम तरीन मौजू के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फितने खवारिज और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो भी किए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और इसके साथ साथ जो आदाद शुमार आए हैं 2024 के दौरान उसके मुताबिक जो हैं कहा यह जा रहा है कि साल 2024 में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ 59,775 कामयाब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस किए गए हैं। कामयाब इंटेलिजेंस की बुनियाद पर और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त इक़दामात की बुनियाद पर दहशत गर्दी के कई मंसूबों को नाकाम बनाया गया है और इसके साथ साथ दहशत गर्दों और फितना खवारिज समेत तकरीबन 925 जो लोग हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि दहशत गर्दी के इस नासूर से निपटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 169 से ज़ायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात गौरतलब है और वो ये है कि अफ़गान सरजमीन का मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान बारहा अफ़गानिस्तान से मुतालबा करता रहा है कि उसकी सरजमीन किसी भी सूरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। ये ज़ाहिर है उनकी एक बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी भी है और फिर जब दोहा मुआहिदा हो रहा था तो उसके पस मंज़र में भी ये कहा गया था और मुतालबा किया गया था अफ़गान हुकूमत से, तालिबान हुकूमत से कि उसकी जो सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए के अल्फाज थे। ज़ाहिर है पड़ोसी ममालिक सबसे अहम होते हैं। पाकिस्तान एक अहम तरीन पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान का और हमेशा से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का अच्छा चाहा है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा रहा है और अब भी इन तमाम मामलात के बावजूद, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए आलमी बरादरी में आवाज़ उठा रहा है और पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज करे। गुज़श्ता रोज़ भी फितना खवारिज ने अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल किया, अफ़गान तालिबान की पोस्ट्स का इस्तेमाल किया और दरअंदाज़ी करने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई की और ऑपरेशन किया गया और कई जो फितना खवारिज हैं उनको हलाक कर दिया गया, बाकी भाग गए। क्योंकि अफ़गानिस्तान अभी तक नाकाम है अपने वादे पर अमल करने से और अपने वादे को इफ़ा करने पर, इसी पर हम प्रोग्राम के पहले मरहले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। ब्रिगेडियर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और तजज़ियाकार बाबर गोरसी, बाबर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये हम रोज़ ये बात कर रहे हैं और रोज़ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ये कह रहा है उसकी कुछ अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन अभी तक अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में वो नाकाम रहा है। ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? कोई बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? अभी भी कलअदम TTP की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अफ़गान सरजमीन से ही हो रही? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 15 अगस्त 2021 को जब ये पावर में आए थे तो सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में मनाई गई थी और हमें ये एक ख़्याल था कि हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स है वो महफूज होंगे। और 2021 तक पाकिस्तान में 86% रिडक्शन थी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। अब 15 अगस्त 2021 के बाद से हमने जो सर्ज देखी और उसमें शूट अप देखी और इनिशियली उसी साल में 70% इंक्रीज़ हुआ, 500% सुसाइड अटैक इसमें हुए। और क्यों हुआ? देखिए, अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हुई वहाँ पे। अब इवन रिसेंटली अभी जब हमारे स्पेशल एनवाई मोहम्मद सादिक वहाँ पे गए थे तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन उनसे किया भाई कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उनका ये इम्प्रेशन है कि एक तो
ہم سے چیزیں کچھ ایسے ایریاز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو وہ وہاں سے کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, ہماری اس میں فیسیلیٹیشن شامل نہیں ہے. تو پھر کوشچن یہ بھی ریز ہوا کہ بھائی پھر وہ ویپنز اور ایکوپمنٹ ان کے ہاتھ میں کیسے آئے ہیں, جو لیزر فٹڈ ویپنز ہیں, نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, M4 ہے, M24 ہے, M16 ہے, سنگل ٹیوب لانچرز ہیں, تو وہ اس میں ان کی فیسیلیٹیشن شامل ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں ایز اے بارگیننگ چیپ, ایز اے لیوریج کے طور پہ دے وانٹ ٹو ڈکٹیٹ, آپ پہ پریشر رکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنے جو ایکٹیویٹیز پاکستان میں چل رہی تھی ان سے کنٹینیوٹی وہ چاہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ابھی 27-28 کی رات کو جو انسیڈنٹ ہوا اور 28 کی مارننگ کو ہوا, تو جو انہوں نے فائر کریکرز چلائے تھے اور وہ سمجھتے تھے یہ کر کے کوئی پاکستان کو ڈکٹیٹ کروائیں گے, انفلوئنس کریں گے, تو پاکستان اپنی کوئی اسٹریٹجی چینج کرے گا, تو اس میں کوئی اسٹریٹجی چینج نہیں ہوگی. DGISPR کی بریفنگ میں امپورٹنٹ چیز یہی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان آرمی کی کلیئر اور کمپریہنسو پالیسی فرسٹ ٹائم آئی ہے آن افغانستان کہ دل ود نو اسٹیٹس کو ایکسیپٹیبل ہوگا کسی پاکستان کو, کہ ہم اپیسمنٹ نہیں کریں گے, چلو یار اس دفعہ چھوڑ دو, لیٹس گو اہیڈ. نو, ایسا کوئی نہیں ہوگا. وہ انہوں نے واضح کر دیا ہے. اور سیکنڈ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات چیت ہوگی, اگر جب افغان طالبان سے بات چیت اس میں ہو سکتی ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بائی بندی والی بات کریں گے. لیکن اگر آپ بات چیت ہے, لیکن اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں, سٹل اگر آپ کے ایریا سے اٹیک اوریجنیٹ کرتا ہے, تو پاکستان ریزرو دی رائٹ کہ ہم پھر سرجیکل سٹرائکس پہ بھی جا سکتے ہیں. آپ مجبور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے پھر کوئی کہیں گے لیٹس کریٹ اے بفر. تو میرا خیال میں اب بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے, پرائم منسٹر نے بھی واضح طور پہ کہا بالکل کہ آپ نے چوز کرنا ہے بٹوین پاکستان اینڈ فتنہ الخارج. یہی DGISPR نے بھی کہا ہے, چیف نے بھی سو مینی ٹائمز کہا ہے, اور کہا کہ واضح طور پہ کہ وہ ہم نے جو آپ پہ احسانات کیے ہیں رائٹ فرام 47, ابھی بھی دیکھیں نا 3 ملین پلس افغان پاکستان میں ہیں, اس کے باوجود ہم آپ کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز آپ کو ہم دے رہے ہیں, سب کچھ آپ کو اکموڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ ہم ایز پراکسیز یوز کریں, اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ ہم جو فتنہ الخوارج کو یہاں اکموڈیٹ کریں, جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں جو فاٹا کو ریورس کر دیں, ٹھیک ہے, جو لوگ قید میں ہیں ان کو چھوڑ دیں, ویپنز کے ساتھ دے شوڈ بی الاؤڈ, اسلامائزیشن وہ ایک اسپیسیفک ایریا میں کریں اور دیر برین آف اسلام کریں, وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو میرا خیال میں میسیج واضح طور پہ پاکستان کی طرف سے کنوے ہوا ہے. وائلیشن ہوگی اور کچھ بھی ہوگا تو اٹ ول بی دین کانسیکوینسز ول ریسٹ آن افغان گورنمنٹ. بالکل صحیح ہے. اور بابر, یہ تو ہم نے بار بار افغانستان کو کہا ہے, لیکن افغانستان ناکام رہا ہے, ابھی تک ناکام رہا ہے, اور اس کی جو ایک بین الاقوامی ذمہ داری بھی بنتی ہے وہ بھی وہ ادا کرنے سے قاصر ہے, جبکہ اس کی حیثیت اس وقت یہ ہے کہ اس کو کسی بھی ملک نے ابھی تک تسلیم بھی نہیں کیا. اچھا, بات بالکل آپ نے صحیح کی ہے, لیکن آپ دیکھیں یہ پاکستان کے جو حالات ہیں, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے ٹیکنیکلی اور انٹرنیشنلی بات کی ہے, کچھ بہت سی انٹرنیشنل لابینگز ہیں, مطلب انٹرنیشنل ممالک ہیں جو ہمارے مخالف ہیں, وہ سارا یہ کھیل کھیل رہے ہیں, کیونکہ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان ایک واحد اٹامک بم ہے جو کہ ابھی تک دہشت گردی سے لڑ رہا ہے اور ان کی آنکھوں میں وہ کھٹکتا ہے, اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے پاکستان کے حالات کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ایک ہی آپشن تھی. دیکھیں اب ایک بارڈر تو جسے ہم کہتے تھے سب سے سیکیورڈ بارڈر ہے, وہیں پہ لڑائی ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہمارا جو تھا وہ ہم کہتے تھے کہ جی یہ انڈین بارڈر جو ہے وہ سیکیورڈ نہیں ہے, وہاں تو وہ تو سیکیورڈ ہو گیا. اب یہاں پہ وہ ساری انٹرنیشنل جتنی بھی فنڈنگ ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پاکستان میں لائی جا رہی ہے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو دنیا کو بتا دیا ہے کہ آپ جو مرضی پروپیگنڈا کر لیں, آپ جو مرضی ہمارے خلاف قوتیں یوز کر لیں, آپ جو مرضی ہتھ کنڈے یوز کر لیں, ہم بالکل سٹیبل ہیں اور پہلے سے زیادہ سٹیبل ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا بھی DGISPR نے بھی کہا
کہ دشمن تو اب یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود وہ پاکستان جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ اب افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ 1947 سے آج تک 2024 تک اینڈ ہونے والا 2 دن کے بعد اس کا، آپ دیکھیں آج بھی ہمارا دل جو ہے افغانستان کے لیے دھڑکتا ہے کہ وہاں ان کے فنڈز جو ہیں منجمد ہیں وہ جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں، وہاں پہ بہت سے مسائل ہیں ان کو خاتمہ کر لیا جائے تاکہ افغانستان سٹیبل ہوگا تو پاکستان سٹیبل ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ جو امن کا راستہ ہے وہ پاکستان کا افغانستان سے ہو کر آگے جاتا ہے، لیکن افغان حکومت جو ابھی آئی ہے اس کو تو فلی سپورٹ کیا، سارا کچھ کیا دنیا کے سامنے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان سے تو پہلے والی حکومتیں اچھی تھی، کم از کم ڈائیلاگ کرتی تھیں، کم از کم ایک دوسرے کے جو مسائل تھے ان کو سمجھتے تھے، پھر انٹرنیشنلی طور پہ پریشر نہیں لیتے تھے۔ یہ تو بالکل جس طرح ان کی مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے ان کی گرپ نہیں ہے۔ اور اس دور میں بڑے آپریشنز بھی ہوئے، یہ جو دوبارہ جو اقوام متحدہ نے بھی رپورٹ جاری کی کہ دوبارہ سے ری گروپس ہو رہے ہیں، جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ افغانستان کے اندر، اور ایک بار پھر افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کا ہب بننے جا رہا ہے۔ تو ان کی تو پالیسی جو سابقہ حکومت تھی وہ بڑی اسٹریٹ تھی، لیکن ان کی موجودگی میں تو یہ دوبارہ سے یہ چل رہا ہے بریگیڈیئر صاحب۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی دیکھیں کہ جو سیٹ بیکس ابھی افغان گورنمنٹ کو ہو رہے ہیں، دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن نے ابھی ریسنٹلی ایکسٹینڈ کر دیا ٹینور جو انالیٹیکل سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کا جو ٹینور تھا وہ ختم ہوا تھا، وہ 14 منتھس کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا، جس کو انڈورس کیا چائنا اور رشیا نے جو طالبان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ وہ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ٹیررزم انسائڈ افغانستان انہوں نے دیکھنا ہے۔ ایک وہ ہے، سیکنڈ G7 پلس ممالک کا ابھی ایک ریسنٹ جنیوا میں 18 دسمبر کو سیشن ہوا ہے۔ G7 کے تمام ممالک تھے، OIC کے لوگ شامل تھے اور یورپین یونین تھے۔ انہوں نے 3 چیزوں پہ بات کی، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز تھی، انہوں نے انڈورس کیا کہ ٹیررزم جو ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے اور اس کا تھریٹ نہ صرف پاکستان کو ہو، ریجن کو ہے، بٹ اٹ از دی تھریٹ از انٹرنیشنلی تھریٹ اس سے وہاں سے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو وہ دنیا ابھی مانتی ہے کہ وہاں پہ ابھی مسائل وہاں پہ ہے، اور اس کے جس طرح آپ نے بات کی، دیکھیں کوئی نو بٹ کنٹری از ریڈی ٹو ریکگنائز دیم، اسی وجہ سے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے، خواتین کے ایجوکیشن کے ایشو بھی آ رہے ہیں، انکلوسیو گورنمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور لیکن اوورآل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ نیشنل انٹرسٹ ہے لوگوں کا، کچھ پاورز ایسی بھی ہیں، کیونکہ یہاں پہ چائنا بھی ہے، اس کو بھی وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں، انڈیا فور فرنٹ پہ آیا ہوا ہے، اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ کچھ ممالک جو ہیں افغانستان کو اور فتنہ الخوارج کو ایز اے پراکسی کے طور پہ بھی یوز کر رہے ہیں، پھر افغانستان فتنہ الخوارج کو ایز اے پراکسی کے طور پر ہمارے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں دیکھیں کہ اٹ از نو اپ ٹو، جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اب افغانستان نے سلیکٹ کرنا ہے وہ کس کے ساتھ جائے گا۔ ہم چاہیں گے پاکستان افغانستان میں پیس ہو، سٹیبلٹی ہو، کیونکہ وہاں ہوگا تو یہاں پہ بھی ہوگا، اور ہمارے اس لیے ہم دونوں کے لیے از ویری امپورٹنٹ، اور وہ ہے کہ وہ افغانستان جو ہمارے کنسرنس کو ایڈریس کرے، ورنہ الٹیمیٹلی نقصان ان کا اپنا۔ یہ انکلوسیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، اشتراکی حکومت بھی وہاں نہیں ہے، اور وہاں پہ جو شمالی علاقے ہیں ان سے بھی اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں افغانستان کے اندر۔ دیکھیں ایک اور یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پشتون جو ہے افغانستان میں دے آر 42% آف ٹوٹل پاپولیشن، ریسٹ باقی اگر آپ کر دیں دیکھیں نا کہ 58% تو تاجکس دے آر 27%، ازبکس 11% ہے، ہزاریز آلموسٹ 9% ہے، اس کے علاوہ باقی ترکمن بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں۔ اب نادرن ریزسٹنس سے ابھی جو کل 2 دن پہلے کابل میں بلاسٹ ہوا ہے، نادرن ریزسٹنس نے کہا ہم نے کروایا ہے، تو وہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ جو اب کچھ جو طالبان گروپس جو نادرن ریزسٹنس نارتھ والے تھے وہ طالبان کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ تو ایک ہے پھر طالبان کے اندر ڈیویژن ہے، کابل ورسز قندھار ابھی جو بڑی شدت سے ہو رہی ہے، ایون حقانی کے جو ریسنٹ جو خلیل حقانی کے مرڈر میں بھی ابھی جو رپورٹ ابھی آ رہی ہے، سٹوریز آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں انسائیڈ جاب تھا، کیونکہ وہ ایک بڑا پرو پاکستانی رہے ہیں، تھرو آؤٹ رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ تھا یہ ایک بہت بڑا اظہار ہے اور ثبوت ہے کہ یہ بہت بڑی ڈویژن ایک موجود ہے، بالکل بہت سیریس ڈویژن ہے۔ اب دیکھیں کہ اب لوگ کہتے تھے نا کہ دس از 2.0 طالبان ہے، اب یہ ریورس ہوا ہے، وہی طالبان جو 96 میں تھے وہی کنسپٹ لے کے آئے ہیں، اب وہی قوانین لے کے آئے ہیں، امر بالمعروف والا جو کنسپٹ ہے
वही लेके आए हैं, एजुकेशन बंद कर दी, सारा कुछ है वो है। लेकिन जो नॉर्थ में लोग बैठे हैं, जो हक्कानीज और दूसरे लोग बैठे हैं, ये मॉडरेट है, वो कहते हैं सारी एजुकेशन भी हो, सो द डिवीजन भी है। और अभी तो ये भी अल जज़ीरा की रिपोर्ट है इस पे, उन्होंने कहा उन्होंने फैमिलीज़ को रीलोकेट कर दिया फ्राम अफ़गानिस्तान, ये तमाम लोगों ने। सो डिवीज़न भी है आपस में। मुल्ला याकूब का अपना एक इन्फ्लुएंस है, वो क्योंकि मुल्ला उमर का बेटा है तो वो चाहता है पावर मेरे पास हो। हक्कानी इसका ज़्यादा स्ट्रांग जो प्रेजेंस है वो हक्कानियों की है। साउथ वाले दुर्रानीज हैं, वो अपना आप को सुपीरियर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू नदरन उनसे। सो डिवीज़न है और वो एक स्टेबिलिटी उस हिसाब से नहीं है। अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम फितना और ख़ारिज को कंट्रोल हमारे हाथ में इतना नहीं है, फिर एक खौफ वाला भी फैक्टर है। तो ये तो फिर एक डिसओरिएंटेशन है इनकी पॉलिसी के अंदर ब्रिगेडियर साहब, और ये किस जानिब जाएंगे? इनका तो फिर मुस्तकबिल उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। एक तकसीम है, डायरेक्शनलेस हैं, तालीम, ख़वातीन की तालीम वहाँ पे बंद है, वो न सिर्फ एक मुल्क के ख़िलाफ़ बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बारगेनिंग टूल के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, देखें इसलिए तो अभी बहुत मसाइल में गिरे, एक भी मुल्क में उनको नहीं रिकगनाइज नहीं किया। चाइना जिसने एक्सेप्ट किया था बिलाल करीमी को एज एम्बेसडर, उन्होंने उनका भी वोट दिया है कि सैंक्शन मैनेटिंग टीम दे शुड कंटिन्यू, और उनको देखें, चेक करें उसको। तो इनके लिए बड़े मसाइल, इनके अपने फंड 9.5 बिलियन जो डॉलर जो इनके फंड से वो फ्रीज हुए हैं। अच्छा, फिर ऊपर से ये मसाइल है 2.6 बिलियन डॉलर्स अमेरिका जो ने थ्रू NGOs भिजवा रहा है, 47 to 74 मिलियन डॉलर्स वीकली अमेरिकन भेज रहे हैं इधर। और उसमें जो सिगार है, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से देयर इज डिस्क्रिपेंसी ऑफ 255 मिलियन डॉलर्स की ये पैसा किधर गया। सो ये पैसा आ रहा है इधर जो फंडिंग जो टेररिज्म हो, दूसरे एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारी चल रही है। बिल्कुल, लेकिन बाबा इस सारी सूरत हाल में हमें ये सारी साजिशें और प्रॉक्सीज हम इर्द गिर्द हम देख रहे हैं, हमने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करना है। कुछ भी हो, सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम, ताकि मुल्क मजबूत हो। बिल्कुल हमने करना है, और इसकी तरफ आपने देखा है कि मुज़ाकरात भी शुरू हैं, और पाकिस्तान जो इंटरनली है, जो दुनिया कहती है कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पाकिस्तान के इस वक्त अगर आप देखेंगे तो तमाम जमातें चाहती हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उससे ये होगा कि जो दुनिया का एक तासुर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि है नहीं है, लेकिन एक तासुर है, उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अच्छी बात है अगर ये हम इकट्ठे हो जाएँ। और एक एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकट्ठे होना है, किसी के लिए अपनी जो अनाएँ हैं या अपने जो मकासद हैं उनको वक्ती तौर पे आप ख़त्म करें। अगर ये तमाम चीज़ें हम कर लेंगे तो आज ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो हमें समझते हैं कि हम किसी तरीके से इनको पॉलिटिकली डिवाइड कर लें, एथनिक तरीके से कर लें, रिलीजियसली कर लें, सोशली कर लें और कल्चरली कर लें, वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अफगानिस्तान जो डिवाइड हुआ तो इन्होंने कहा ना कि मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, मुख्तलिफ उनकी सोच थी। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो आज से जो 50 साल पहले का अफगानिस्तान था, इस खिते का सबसे मॉडर्न था और सबसे प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान था। तो अगर वो इसी तरह कोशिशें कर रहे हैं जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक हैं, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान बिल्कुल स्टेबल है, पाकिस्तान को कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। लेकिन हम अगर इकनॉमिकली हम अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम पॉलिटिकली आगे जाना चाहते हैं या इंटरनेशनली, तो हमें ज़ाहिर अपने पॉलिटिकल हालात को बेहतर करना चाहिए और सबको मिलकर सोचना चाहिए। अगर ये मुल्क है तो पॉलिटिक्स होगी। और तमाम स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर गोरसी साहब आपका, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेने के बाद एक अहम और अगले मौजू पर बात करेंगे। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज।
सच क्या है और फरेब क्या। सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में कश्मीरी कौम शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की अमीन है। शोहदा की कुर्बानियां कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में मशअल राह हैं। भारतीय गुलामी से आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान गुज़श्ता 35 बरस में 96,000 से ज़ायद कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। शोहदा की कुर्बानियां कश्मीरियों के लिए काबिल कदर मीरास हैं। कश्मीरी अवाम शोहदा के इल्हाक़ पाकिस्तान के मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरज़म हैं। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी ने सिविल नाफरमानी की एक तहरीक चलाने का ऐलान किया था और उसके बाद उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये मुतालबा किया था कि वो पाकिस्तान ज़र मुबादला ना भेजें। लेकिन इस वक्त जो फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो आदाद शुमार आए हैं, उसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सिविल नाफरमानी की कॉल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि बताया गया है कि जो बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से तरसीलात ज़र में उल्टा इजाफा हो गया है। रवां माली साल तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड 33.6% इजाफा हुआ है और अब तरसीलात ज़र जो है 14.77 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी सनतें हैं उनकी पैदावार में भी इजाफा हो गया है। लिहाजा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनको मालूम है कि जो पैसा हम भेज रहे हैं वो हमारे बच्चों की कफ़ालत, हमारे ख़ानदान की कफ़ालत, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से इस्तेमाल होना है और इसके साथ साथ ज़ाहिर है उसका मुल्क के जो रिज़र्व हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, उस पर भी असर होता है। तो बिल्कुल एक साफ़ और वाज़े पैगाम है। इसी पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में तज्ज़ियाकार मलिक मंजूर अहमद। मंजूर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब शमसुल इस्लाम खान। शमसुल इस्लाम साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जमील इकबाल। जमील इकबाल, आपको भी हम बहुत खुशामदीद कहते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कि हम किसी तौर से भी इस किस्म की कॉल का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम तो मुस्तकिल पाकिस्तान को पैसे भेजेंगे, यही कुछ साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान के जो ओवरसीज वर्कर्स हैं जो रेमिटेंस पाकिस्तान को भेजते हैं उसकी इकोनॉमी को समझने की जरूरत है। ये बानी को किसी ने शायद गलत मशवरे दे दिए कि इस किस्म की कॉल दे दें, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है कि बिल्कुल नेगेटिव आया है और ऐसा कुछ नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तानी ओवरसीज अपने
बाल बच्चों की कफालत के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की बेहतर आसाइश के लिए, इलाज के लिए पाकिस्तान से जाते हैं, अपनी बहनों की शादियों के लिए जाते हैं और एक खतीर रकम खर्च करके अपने वीज़े अरेंज करते हैं ताकि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाएं। ज़्यादातर आपको पता है कि सऊदी अरब, दुबई और यूएई जो खलीजी ममालिक है वहाँ से वर्कर्स रेमिटेंस भेजते हैं। उसके बाद आपके पास यूरोप और यूएसए और यूके की रेमिटेंस जो आती हैं। तो बेसिक मकसद उनका मुल्क छोड़ के जाने का ये होता है कि पाकिस्तान में अपने प्यारों को पैसे भेजें और उनकी कफालत हो, उनकी तालीम, बेहतर तालीम हो सके। और वही अब आपके सामने नजर आ रहा है कि रेमिटेंस मुसलसल पाकिस्तान में उसकी इजाफा होता जा रहा है और अनकरीब जो है मुझे लगता है कि कुछ 34 से 35 बिलियन की जो आपकी रिजर्व्स इस दफ़ा इस साल में आपके पूरे हो जाएंगे, रेमिटेंस के जरिए बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंस होगी। तो ये रेमिटेंस में इजाफा 31% का इजाफा दिसंबर में होना इस चीज़ को जाहिर करता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले उनके बाल बच्चे हैं। सियासत तो एक अलग चीज़ होती है, तो ऐसी कॉल कभी भी किसी की आएगी वो मुकम्मल पूरी तरीके से नाकाम होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल शम्स साहब, ये पाकिस्तानियों के लिए जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर ख़ानदान है, बच्चे हैं, कफालत है। मैं आता हूँ आपकी तरफ, जमील इकबाल साहब जो हैं, चूँकि दुबई में मौजूद हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में सहाफ़ी भी हैं। जमील साहब, आप बताइए कि क्या ज़ाहिर है आपका इंटरेक्शन भी हो रहा है, आपकी बातचीत भी लोगों से हो रही है, क्या लोगों का कहना है? क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे हैं जो हकायक, जो आदाद शुमार हमारे सामने हैं, उसमें तो इजाफा हुआ है रेमिटेंसेस के। जी जावेद साहब, शुक्रिया। ये रेमिटेंसेस बंद करने की, जो स्टॉप करने की जो कॉल है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा जो कसीर तादाद में खलीजी ममालिक में बेस्ड ओवरसीज पाकिस्तानी है और जिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है, तो उनके मुताबिक ये बिल्कुल एक गैर संजीदा, इलॉजिकल, नाकाबिल अमल और काबिल अफसोस जो कॉल है जो रेमिटेंसेस बंद करने की। पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी जगह पे, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी और जो ओवरसीज पाकिस्तानी को हम देखते हैं तो पाकिस्तान में जो रिहाइश पजीर पाकिस्तानी है उनकी ये ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा मुहिब वतन है। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन के बावजूद किसी मखसूस पार्टी के साथ ये जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी ऐसे शख्स की कॉल का कोई रिस्पांस नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान क्यों छोड़ा है इन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। पूरी दुनिया में तकरीबन 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो बसिलसिले रोजगार दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम है और इनका एक जो 50% से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है ये सऊदी अरब, यूएई और ये जीसीसी कंट्रीज में बसिलसिले रोजगार मुकीम है। तो वो तो आए यहाँ पे हैं कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, तो उनको हर महीने अपने घर के अखराजात जिसमें यूटिलिटी बिल्स है, बच्चों की फीसिस है, पेरेंट्स के मेडिकल के अखराजात है, दूसरे जो रोजमर्रा के अखराजात है, उनके लिए हर महीने हर पहली तारीख को एक माकूल रकम भेजनी पड़ती है। तो वो तो लाजिम है कि ये पैसे भेजेंगे और फिर भी ये किसी ऐसी कॉल को सपोर्ट नहीं करते जिसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने की मलिक साहब। फिर ना मगर की रह गया वो जो जिसको कहते हैं ना कि ये क्या अपील थी और ये क्या, यानी आप हुकूमत के लिए, इख्तिदार में रहने के लिए सब कुछ इतना कुछ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखें ये जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है पीटीआई का कि आप तरसीले से ज़र न भेजें, बिल्कुल मुल्क दुश्मन के ज़ुमरे में आता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का देखिए जावेद साहब, मुल्क की मैशत एक बड़ा अहम किरदार है और वो उनको एक बड़ा कलीदी उनका एक रोल है और हमेशा उन्होंने हब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। अब इस तरह की कॉल देना या लोगों को गुमराह करना सरीहन जो है मुल्क की मफादात से मुतसादिम है। तो आपने देखा तरसीलात ज़र में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है उससे दो चीज़ और चीज़ें क्लियर होती है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त मुआशी बहरान से निकलने के हवाले से इक़दाम कर रही है, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उनकी जो स्ट्रेटजी है मौजूदा गवर्नमेंट की कि मुआशी बहरान से मुल्क को कैसे निकाला जाए, उस पर भी एतमाद का एक मज़र है। और किसी भी सियासी जमात से किसी भी कारकुन को तल्लुक़ हो, लेकिन जब मुल्क की मफादात की बात आती है तो यकीनन इस तरह की कॉल देना बज़ाते खुद बहुत इलॉजिकल, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, बिल्कुल गैर मंतकी है, काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। और लोगों ने इसको मुस्तरद करके एक मैसेज दिया है कि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं,
पाकिस्तान को मुआशी तौर पे वो तवाना देखना चाहते हैं। देखिए जिस तरह मल्टीपल चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, जो मुआशी इक़्तिसादी बहरान है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है और मामलात है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन, तो सारे सिनेरियो में इस वक्त जो हुकूमत की तरजीहात है वो सबसे ये है कि मुआशी बहरान को ख़त्म किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ किया जाए। और हमने देखा कि जिस तरह महंगाई में कमी आई है, गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा हो रहा है, SFIC की जो कोशिश है, दीगर इक़दामात है, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनका पाकिस्तान के साथ तावन, IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर जो मालियाती इदारे हैं उनका अज़हार एतमाद, ये सारी चीज़ों की एक इंडिकेशन है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर बेहतर ये तो खुद भी हमारे अपने आपके हम सब के रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। मेरी कई दोस्तों से बात हुई, अमेरिका के अंदर हुई, यूरोप में हुई, इन खलीजी रियासतों के अंदर हुई, और उसमें जाहिर है कि इस जमात को भी, यानी तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स में हैं, बाकी जमातों के भी फॉलोअर्स हैं, वो खुद कहने लगे और वो उन्होंने मुझे बताया कि क्या हम अपने बच्चों को फाकों में ले आएँ, क्या हम अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवा दें, क्या हम जो हमारे बीमार वालदैन हैं, बुजुर्ग वालदैन हैं, उनका इलाज हो रहा है, हम उनको बगैर इलाज के छोड़ दें? ये किस किस्म की गैर संजीदा और इलॉजिकल कॉल है? बिल्कुल हमने दोस्त कहा। देखिए इक़्तिदार के लिए आप इस हद तक अब चले जाए कि आपको किसी न किसी तरह जी हुकूमत को कराना है और इक़्तिदार हासिल करना है, उसके लिए शॉर्टकट इस तरह की कॉल देना और इस तरह के मुतालबात पेश करना, बिल्कुल इसकी कोई ना ज़मीनी हक़ाक़ से बिल्कुल ये मुतसादिम है। और दूसरी ये बात है कि मुल्क की मफादात की बिल्कुल ये अगेंस्ट बात जाती है कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, लेकिन इस पॉइंट पे ना जाए कि आप लोगों को कहें जनाब कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो आखिर वहाँ से कुछ भेजेंगे तो उनकी फीसें अदा करेंगे ना। तो दूसरी तरफ अगर आप के सूबे में एक हुकूमत है, वहाँ एजुकेशन के क्या हालात है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, दीगर मामलात हैं, उस पर आपका फोकस नहीं है। उल्टा वो लोग जो खून पसीने की कमाई है और लाखों की तादाद में खलीजी ममालिक में, यूरोप में, दीगर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी लाखों की तादाद में रहाइश पजीर हैं, तो अब वो अपने ख़ानदान को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दें, मतलब ये तो कोई ऐसा मुमकिन नहीं है। और वो ये खुद कहते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, आप फरमा रहे थे कि 34-35 बिलियन डॉलर तक जाने का इम्कान है, हमें आगे निकलना है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें भी इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट भी हमें बढ़ानी है, चैलेंजेस को भी हमने देखना है और मौके को भी देखना है कि हम इस सूरत हाल से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये एक एतमाद है इन्वेस्टर्स का कि स्टॉक एक्सचेंज की जो है 1,17,000 से ऊपर उसका इंडेक्स चला गया था, तो कि अभी कुछ दिनों से वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और प्रॉफिट टेकिंग जो है एक लाजमी हिस्सा होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, करेक्शंस होती हैं, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चढ़ती है, तो ये सफर ऊपर की तरफ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जल्द आप देखेंगे कि 1,20,000 का जो लेवल है उसको भी अबूर कर जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं जो खास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से वो बहुत बेहतर रही हैं। इसमें स्टेट बैंक ने जो इनिशिएटिव लिया PRI का, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, वो भरपूर तरीके से काम कर रहा है, और उसमें इंसेंटिव ऑफर किया गया है मनी चेंजर्स को, जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, कि कम से कम 2 से 5 रुपए का उनको इंसेंटिव जैसा फी डॉलर के हिसाब से डिपेंड करता है कितना अमाउंट आ रहा है, तो वो अब आपको पॉजिटिव दिखा रहा है कि ग्रोथ उसके अंदर आ रही है। और आइंदा सालों में भी आपकी जो गैर मुल्की जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उसकी रेमिटेंस में इजाफा होगा। इस किस्म की कोई भी जो स्टंट खेले जाएंगे पॉलिटिकल, वो नाकाम होंगे, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ेंगी। और मैं फिर आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जो से अपील करूंगा कि हुकूमत, स्टेट बैंक जो है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं उनको इंसेंटिव दे, ताकि मनी चेंजर को भेजने की बजाय अगर उनको इंसेंटिव मिलेगा ये 2 से 5 रुपए का, तो उससे आपका हवाला हुंडी जीरो हो जाएगा। आज भी अगर हवाला हुंडी के जरिए जो पेमेंट आ रही है, अगर हम उसको डाइवर्ट कर देते हैं बैंकिंग चैनल्स पे और इस किस्म का इंसेंटिव देके कि रेमिटेंस भेजने वाले का जो रिसीवर है उसको अगर $1,000 वो भेजता है तो उसके ऊपर उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा, तो ये आपकी रिजर्व रेमिटेंस जो है वो $50 बिलियन तक का पोटेंशियल है, वहां तक पहुंच सकती हैं। ये आपको वर्कर्स देखें, आपका वो ये इतने ओवरसीज पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स है, खासतौर पे जो यूरोप में और USA में, वो बड़ी आमदनी उनकी है। सऊदी अरब की और गल्फ कंट्रीज की जो है वो तो $1,100, $1,200, $2,000 की उस पे जॉब पे जाते हैं, लेकिन वहां से भी रेमिटेंस आपकी बढ़ेगी, और वो भी आप जब इंसेंटिव देंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान पैसा आएगा। पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, रिजर्व्स को हमने बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, बल्कि हुकूमत एक और काम ये करे
जो ओवरसीज पाकिस्तानीज रेमिटेंस भेजते हैं उनको एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज का स्टेटस दे दे। हम ओवरसीज वर्कर्स कहने की बजाय हम उनको ये कहें कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो अपनी खिदमात वहां पर दे रहे हैं और उसके एवज पैसे उनको डॉलर मिलते हैं, वो पाकिस्तान। ये एक साइकोलॉजिकली एक पॉजिटिव चीज जाएगी जिसकी वजह से आपका रेमिटेंस ज्यादा पाकिस्तान में आएगा। बांग्लादेश ने अपनी जो रेमिटेंस बढ़ाई थी उसमें भी वो अपने जो रेमिटेंस आ रही थी उनके अंदर वो 1 से 2 टके का जो है वो बेनिफिट देते थे, और वो अब जाके अब आपको देखिए उनकी रेमिटेंस बढ़ी। पाकिस्तान से स्किल्ड लेबर को हमने भेजना है, यहाँ से ट्रेंड प्रोफेशनल्स को भेजना है, यहाँ से हमने नर्सेज को भेजना है, टीचर्स को भेजना है, ताकि ये जो हमारे जो लो वेजेस के जो लोग जा रहे हैं उसकी वजह से जो आपको रेमिटेंस कम मिलती है उसमें इजाफा किया जा सके। आईटी के प्रोफेशनल अब सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं, वहां पर आप ड्राइवर और जो कंस्ट्रक्शन की लेबर थी उसके बजाय आप स्किल्ड लोग जा रहे हैं सऊदी अरब की तरफ। बिल्कुल ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि आपने तो नई टर्मिनोलॉजी दी है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। जमील इकबाल साहब, आप ये बताइए कि जाहिर है आपने यूएई की तो बात की, इंटरेक्शन है, लेकिन आप जाहिर है इस पूरे रीजन में आप जाते रहते हैं, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जो बाकी खलीजी ममालिक हैं, उसमें भी यही फीडबैक आपको मिल रहा है आवाम की जानिब से, लोगों की जानिब से जो वहाँ जा रहे हैं कि हम बिल्कुल भी इस कॉल के साथ नहीं खड़े? बिल्कुल जी, जो ज्यादा अक्सरियत है वो किसी भी खलीजी ममालिक में हो, सऊदी अरब में, यूएई में, या ये गल्फ, ओमान, बहरीन, ये दूसरे ममालिक में, तो सबका यही फीडबैक है। मैं भी, मोहतरम दोस्त ने एक बात की इंसेंटिव्स की कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इंसेंटिव्स देने चाहिए, स्टेट बैंक्स को चाहिए, तो इंसेंटिव्स के साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है तो इनकी हमेशा शिकायत रहती है कि इनका जो एक तरफ तो हम कहते रहते हैं कि ये अनसंग हीरोज है, ये रेमिटेंस जो हमारा इक्तिसाद है उसकी बैकबोन है ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन जब इनकी जो ड्यू राइट्स का टाइम आ जाता है तो वो चीजें इनको नहीं मिलती। तो जितनी भी बातें हो रही है, तो जिस तरह इंसेंटिव्स की बात की, दूसरी फैसिलिटेट करना है उनको एयरपोर्ट्स पे, इमिग्रेशन में, पासपोर्ट ऑफिस में वो इज्जत मिलनी चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, उनके जो उधर मुकदमात है उनके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए, और उनकी जो हाजिरी है ओवरसीज पाकिस्तानी की वो इधर एम्बेसी और कौंसलेट के थ्रू कुछ ऑनलाइन उसका बंदोबस्त होना चाहिए। तो जो ये शिकायत है ओवरसीज की, इनको मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, ओवरसीज मिनिस्ट्री से, कि इनको एड्रेस करें, और अपना एतमाद पाकिस्तान से तो वो मोहब्बत करते हैं ही, उसमें कोई शक नहीं है। वो रेमिटेंसेस बंद करने, उसके खत्म करने, स्टॉप करने के हक में बिल्कुल नहीं है। उनको अपने बच्चों को भी पैसे भेजने हैं, उनके घर के अखराजात के लिए भी पैसे भेजने हैं, और अपनी पाकिस्तान के इक्तिसाद को, पाकिस्तान का नुकसान भी नहीं चाहते, लेकिन इनकी तरफ थोड़ी पाकिस्तानी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी की जो शिकायत है उसका अजाला हो सके। बहुत बहुत आपने अहम बात की जमील इकबाल, और इस जानिब अब इस पे काम भी हो रहा है, क्योंकि ओवरसीज के मसाइल में एक इनके जो यहाँ जायदादें थी, ज़मीनें थी, उन पे कब्जे के हवाले से काम हो रहा है। इसमें तो एक एक्ट बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन कर दिए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके जो मुतालबात है, उनकी जो शिकायत है, जिस तरह उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, उसको रिलीफ देने के हवाले से, जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि स्पीडी जस्टिस होना चाहिए ताकि उनके कोर्ट्स कचहरी में जो मामलात हैं और दीगर और उनको फैसिलिटीज़, जिस तरह एयरपोर्ट पे जब वो आते हैं या पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, तो मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पर एक वन विंडो ऑपरेशन अगर किया जाए, और ये SFIC ने तो आगाज़ कर दिए वन विंडो ऑपरेशन जो है, स्पेशल इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन जो काउंसिल है, उसके जो इक़दामात बड़े नतीजा खेज साबित हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब उनका जो रुझान है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से वो बढ़ रहा है। तो काफ़ी इक़दामात गवर्नमेंट कर रही है ताकि उनके एतमाद को बहाल किया जाए और उनकी जितनी शिकायत उसका अजाला भी किया जाए, और जो ब्यूरोक्रेटिक जो सुर्ख फीता जो हर्डल्स हैं ब्यूरोक्रेटिक, उसको दूर करके उनको रिलीफ दिया जाए। तो ये आगे चल के मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट उसमें खासा इजाफा होगा, इससे जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मामलात है, ज़ाहिर है कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का एक बड़ा कलीदी रोल होगा। बिल्कुल ठीक है, वक्त भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मंजूर अहमद साहब आपका, शमसुल इस्लाम खान साहब और जमील इकबाल साहब, आपने हमें दुबई से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बहरहाल ये तय है और ये साबित है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, और किसी भी तौर से उन्होंने इस कॉल का साथ नहीं दिया। और ये जो आदाद शुमार हैं ये भी ये साबित कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि ये इस किस्म की गैर मंतकी कॉल
اور غیر سنجیدہ کال، اس کے ساتھ ہم کسی طور سے بھی کھڑے نہیں ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اوورسیز پاکستانیوں نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।